सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। इराक के मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों का परिवार सदमे में है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ऐलान के बाद सभी परिवारों की उम्मीद टूट गई। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सुषमा स्वराज ने पिछले 3 साल में करीब 10 बार अगवा किए गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया था कि सरकार अगवा किए गए लोगों को वापस लाएगी। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं सोचे। वो यादा बेटा कमान वाला वो भी आज दुनिया तो नहीं। लिंगायत समुदाय को अलग धर्म माना जाएगा या नहीं, केंद्र को इसका फैसला करना है। सिद्धरमैया सरकार ने लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की सिफारिश को मंजूर किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि कर्नाटक सरकार की ओर से अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। गृह मंत्रालय का कहना है कि सिफारिश के मिलने पर इस पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने सिद्धरमैया पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए रॉबर्ट क्लाइव से उनकी तुलना की। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जातियों में विद्वेष पैदा करना, फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं। यानी सिद्धरामैया को आज के रॉबर्ट क्लाइव कह सकते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर लिंगायत समुदाय के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। लिंगायत समाज को उनकी मांग के अनुरूप साक्ष्यों और तथ्यों की जांच के बाद, पूरे प्रोसेस की कंप्लीशन के बाद उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक दौरे में आज फिर हिंदुत्व कार्ड खेला। राहुल ने सीएम सिद्धरमैया के साथ उडुपी में नारायण मंदिर के दर्शन करके दौरा शुरू किया। इसके बाद सभा में मोदी सरकार पर किसान और गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया। हम पिछले साल 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। मोदी जी डटे, जो आप कहते हो आप करो। लेकिन राहुल गांधी लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर खामोश रहे। राहुल ने सीएम सिद्धरमैया के साथ मैंगलोर में रोड शो भी किया। जेएनयू में यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर अतुल जौहरी को कोर्ट में पेश होने के तुरंत बाद ही जमानत मिल गई। अतुल जौहरी के खिलाफ जेएनयू की 8 छात्राओं ने केस दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने जौहरी को आज वसंत कुंज थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने अतुल जौहरी को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में प्रोफेसर जौहरी ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। पेशी के दौरान प्रोफेसर जौहरी के वकील ने कोर्ट में बताया कि सभी 8 छात्राओं की अटेंडेंस कम है। इसे लेकर प्रोफेसर जौहरी ने सभी छात्रों को ईमेल किया था। अतुल जौहरी ने अपनी याचिका में कहा कि अगर वो जेल चले गए तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। SC/ST एक्ट 1989 के तहत अपराध में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और केस दर्ज करने से पहले DSP स्तर का पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा और अग्रिम जमानत पर भी पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने साफ किया कि इस एक्ट के तहत दर्ज शिकायत पर सरकारी कर्मचारी या अफसर को फौरन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि संसद ने कानून बनाते वक्त ये नहीं सोचा था कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सेना को हलमतपुरा इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खुफिया सूचना के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए सेना का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। पिछले 5 दिन में सेना को ये दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। 15-16 मार्च की रात श्रीनगर के पास सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। यूपी के चंदौली में पुलिस ने एनकाउंटर में 50,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। मारा गया बदमाश वीरेंद्र बेनवंशी पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। उस पर 20 से ज्यादा मुकदमे थे। उसका एक साथी गिरफ्तार हुआ है। मौके से एक पिस्टल 9mm की कारतूस और एक मोटरसाइकिल जिससे बदमाश थे बरामद की गई। एनकाउंटर में यूपी पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से कई बदमाश मारे जा चुके हैं और कई सरेंडर कर चुके हैं।
योगी कह चुके हैं कि एनकाउंटर जारी रहेंगे। हिंदू महासभा के कैलेंडर पर विवाद हो गया है। हिंदू नववर्ष पर जारी किए गए इस कैलेंडर में कई मस्जिदों और मध्यकालीन स्मारकों के असल में हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। इस अंदाज के जितने भी बयान होते हैं ये आदमी के दिवालियेपन की अलामत ज़हन के। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि किसी अच्छे ऋषि मुनि इंसान से अपने दिमाग की सफाई सुथराई की जाए। कांग्रेस ने कैलेंडर जारी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी ने पूरे विवाद से किनारा किया है। बीजेपी ने कहा है कि वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का समर्थन नहीं करती। अब एक और बड़ी घटना के बारे में आपको बताते हैं और आपको उसके बारे में भी जानकर दुख होगा। और ये ऐसी बात है जो शायद आपको पता भी नहीं चली होगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत बार नेता पीछे ही पीछे ऐसा खेल करते हैं कि जनता को कभी पता नहीं चलता। भारत में नेताओं पर और उनके राजनीतिक इरादों पर आम जनता वैसे भी बहुत कम भरोसा करती है। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है कि हमारे देश में लोग नेताओं पर भरोसा नहीं करते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे नेता आपस में मिले हुए होते हैं, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों या किसी और दल के नेता हों। आपने देखा होगा कि संसद में लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर गतिरोध चलता रहा है, आज भी चल रहा है। जबरदस्त तरीके से शोर मचाया जा रहा है और जनता के मुद्दों को छोड़कर सब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जुटे हैं। लेकिन इतने विरोध के बीच भी एक बिल ऐसा है जिस पर सारे नेता एकजुट हो गए, जिस पर बिना किसी रुकावट के वोटिंग हो गई और वो पास हो गया। पिछले बुधवार को लोकसभा में द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को संशोधित करके पास कर दिया गया और इसकी वजह से राजनीतिक पार्टियों को वर्ष 1976 से अब तक मिले विदेशी चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं देना होगा और इसकी जांच भी नहीं हो सकेगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों को 1976 से जितना भी विदेशी चंदा मिला है वो इस बिल के माध्यम से पवित्र मान लिया गया है। बुधवार को लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच फाइनेंस बिल 2018 में 21 संशोधन किए थे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का संशोधन भी इसी में शामिल था। इस संशोधन से पहले यह कानून राजनीतिक दलों को विदेशी चंदा लेने से रोकता था, यानी आप विदेशी चंदा नहीं ले सकते। लेकिन नए नियमों के मुताबिक पार्टियां अब आसानी से विदेशी चंदा ले सकती हैं और अब उन्हें 1976 के बाद से मिले विदेशी चंदे का हिसाब भी नहीं देना होगा। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि नेता खुद को जनता का सेवक कहते हैं, लेकिन संसद में पहुंचते ही उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आज आम आदमी से यह उम्मीद की जाती है कि वो अपनी कमाई, अपने खर्च, अपने जीवन की हर गतिविधि का पूरा हिसाब किताब सरकार और सिस्टम को देगा और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता बरतेगा। लेकिन खुद नेता और राजनीतिक दल अपने खर्चों का, अपनी कमाई का, अपनी फंडिंग का हिसाब किताब नहीं देना चाहते। वो किसी को ये नहीं बताना चाहते कि उनके खाते में, यानी पार्टियों के खाते में जो विदेशी चंदा आ रहा है उसका हिसाब किताब क्या है, वो चंदा किसने दिया। गोपनीयता की आड़ में ये स्वार्थ की राजनीति है और जब इस तरह के बिल बिना किसी चर्चा के पास हो जाते हैं तो आम आदमी का भरोसा टूटता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में मिल जाते हैं। ऐसे मौकों पर कांग्रेस और बीजेपी को ना तो अपने उसूल याद रहते हैं और ना अपनी राजनीतिक लड़ाई उन्हें याद रहती है। फिर भी हम ये जरूर चाहेंगे कि सरकार को एक बार इस बिल को लेकर देश के सामने एक स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए और बताना चाहिए कि इस बिल को, इसमें संशोधन जो किया गया है उसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी, क्या कारण था। तब देश के लोग ये फैसला करेंगे कि इसमें किसकी क्या भूमिका है। वैसे भरोसा टूटने के कई और कारण भी हैं जिनकी वजह से लोग नेताओं पर विश्वास नहीं करते और इनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि नेताओं की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आजकल नवजोत सिंह सिद्धू और अरविंद केजरीवाल के कुछ बयानों ने पूरे देश को हैरान कर रखा है। आपने अक्सर सड़कों पर यू टर्न देखे होंगे, लेकिन आज आपको राजनीति की सड़क के यू टर्न देखने चाहिए, क्योंकि राजनीति की सड़क पर अचानक कभी भी यू टर्न आ सकता है। रविवार को कांग्रेस के महाधिवेशन में कांग्रेस के नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बहुत जोरदार भाषण दिया था। उन्होंने शहद की तरह मीठी शायरी, लच्छेदार भाषा और अपने शब्दों
और शब्द सौंदर्य से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का कोई टीवी शो चल रहा हो। जब सिद्धू का भाषण चल रहा था तब कांग्रेस के कार्यकर्ता खूब तालियां बजा रहे थे। जैसे उनके शो में ऑडियंस ताली बजाते हैं, वैसे ही उस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के चेहरे की रौनक तो देखने लायक थी। यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पैर छूकर उनसे कांग्रेस में अपने उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद लिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि यही नवजोत सिंह सिद्धू पहले जब बीजेपी में हुआ करते थे तो इसी तरह की शायरी और इसी तरह के बड़े बड़े डायलॉग्स का इस्तेमाल इन्हीं मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के खिलाफ करते थे। ये राजनीति का दोहरा चरित्र है जिसे आज आपको एक बार फिर से समझना चाहिए। एक बार फिर से आपको पता तो जरूर होगा, लेकिन आज रिवीजन कर लेना चाहिए। हमने आपके लिए नवजोत सिंह सिद्धू की शायरी और डायलॉग्स का एक बहुत ही विशेष संकलन तैयार किया है। ये मनोरंजन से भी भरपूर है। इसे देखने के बाद आप ये मान जाएंगे कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और राजनीति की सड़क पर कभी भी यू टर्न आ सकता है। एक तरफ राजा भोज, दूसरी तरफ गंगू तेली, एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी, दूसरी तरफ बगैर दूल्हे की बारात। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो, इनको समेट लो। कुछ ही देर में अगले साल लाल किला पे झंडा आप चहराओगे। मजबूर प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हो सकता। मैंने तो शक है सरदार भी है कि नहीं है। सरदार होवे ना होवे, असरदार बिल्कुल नहीं है। पहले अर्थशास्त्री है, मैं कहना व्यर्थ शास्त्री है। एक बार महात्मा गांधी ने पूछा चित्रगुप्त से, बोला चित्रगुप्त, वो मैं 3 बंदर छोड़ के आया था हिंदुस्तान में, किधर गए? बोला चित्रगुप्त, वो तीसरा कहां है जो बोलता ही नहीं था? बोले वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। वो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है। मुझे 10 साल बाद पता लगा सर। लेकिन आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा। ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। मोदी साहब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं और मनमोहन सिंह जी इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहते हैं। सोनिया की चिड़िया। हमारे पास दूल्हा भी है और बारात भी है, और दूसरी तरफ आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात है। मिट्टी का ढेला गुलाबों की क्यारी में आ गया। और सच पूछो, मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती है, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आपने दोनों भाषण सुन लिए, हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना फैसला ले सकते हैं। आपने नवजोत सिंह सिद्धू का ये यू टर्न तो देख लिया, आपने वो तस्वीरें भी देख ली। देखिए, ये वो तस्वीर है जिसकी सारे देश में चर्चा हो रही है।
कैसे सोनिया गांधी के पांव छूकर अब आशीर्वाद ले रहे हैं, मनमोहन सिंह के पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब दूसरा यू टर्न देखिए। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यू टर्न देखिए। यह भी बड़ा खूबसूरत यू टर्न है। आज आप अन्ना हजारे के आंदोलन का दौर याद कीजिए। तब लोगों को लगता था कि अरविंद केजरीवाल जनता के अधिकारों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तब देश के बहुत से लोगों को अरविंद केजरीवाल की बातों पर तुरंत यकीन हो जाता था। उस दौर में अरविंद केजरीवाल के हाथों में दस्तावेजों की मोटी मोटी फाइल हुआ करती थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं पर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाते थे। ये बिना किसी ठोस सबूत के कैमरे के सामने आरोप लगाने वाली राजनीति थी जो शायद इस देश ने पहली बार देखी थी। इसलिए देश को बड़ी अच्छी लगी, लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा नेता भी एक आया है जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करता है कैमरे के सामने, जिसके पास सारे सबूत हैं, जिसके पास पूरी फाइल है, दस्तावेज हैं और वो कुछ भी साबित कर सकता है। लाइट, कैमरा और एक्शन वाली इस राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल थे और देश में इस राजनीति की शुरुआत करने वाले भी वही थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सबूतों वाली फाइल और उनके भारी भरकम डायलॉग्स न जाने कहां गायब हो गए। जिन नेताओं पर अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाए थे, अब उन्हीं नेताओं से वो एक एक करके माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई सबूत है ही नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि आजकल उन्होंने माफियों वाली फाइल निकाल ली है। 16 मार्च को उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांगी। 2014 में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। तब उन्होंने दावा किया था कि उनके पास जो कागज हैं, जो फाइल है, उसमें तमाम सबूत हैं और अगर ये सबूत अदालत तक पहुंच गए तो नितिन गडकरी बच नहीं पाएंगे। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर नितिन गडकरी से माफी मांगी है। अब कह रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल कपिल सिब्बल के बेटे और अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया से भी लिखित माफी मांग चुके हैं। इसके अलावा अब ऐसा लगता है कि वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी शायद माफी मांग लेंगे। ऐसे में हो सकता है कि केजरीवाल की अगली चिट्ठी अरुण जेटली के नाम ही लिखी जाए, जिसमें उनकी माफी लिखी हो। अरविंद केजरीवाल की यह हालत देखकर उनके आलोचकों को बहुत मजा आ रहा है। कई नेता अब छांट कर उनके पुराने वीडियोस को ट्वीट कर रहे हैं और आज आप भी देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस तरह आरोपों की राजनीति करते थे और बिना किसी ठोस सबूत के बड़े बड़े आरोप लगा दिया करते थे और इन्हीं बड़े बड़े आरोपों के दम पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। यही आरोप लगाते लगाते वो सत्ता तक पहुंच गए और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने माफी मांगनी शुरू कर दी। कुछ मीडिया वालों ने, कुछ बीजेपी वालों ने सोशल मीडिया पे बात फैलाने की कोशिश की कि मैं उनसे कोई समझौता करने गया हूं। मैं कोई समझौता नहीं करने गया। जो भी हमने नितिन गडकरी जी के खिलाफ आरोप लगाए थे, आज भी हम उन आरोपों पे कायम है और समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, नितिन गडकरी जी अगर अपना केस, उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का केस कर रखा है, अपना केस वापस लेना चाहें ले लें। अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया केस, अपना केस वो वापस लेना चाहें ले लें। मेरे उनके साथ समझौता करने का, उनसे माफी मांगने का उनसे सवाल ही नहीं उठता। हमारे पास इतने सबूत हैं कि नितिन गडकरी जी का ट्रायल अगर शुरू हुआ कोर्ट में, उनकी इतनी भद पिटेगी आप देखेंगे। तो उस समय कह रहे थे कि हमारे पास इतने सबूत हैं नितिन गडकरी के खिलाफ और अब कह रहे हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। कितना सुंदर यू टर्न अभी अभी आपने देखा। अरविंद केजरीवाल की ये बातें और ये तेवर उनकी हल्के स्तर की राजनीति का सबूत है। अगर उन्होंने उस वक्त थोड़ी सी सावधानी बरती होती और सच का साथ दिया होता तो आज उन्हें ये दिन देखने नहीं पड़ते और इस तरह माफी नहीं मांगनी पड़ती। कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि आजकल शातिर नेताओं की माफियों का जमाना चल रहा है और इससे यही सीख मिलती है कि अगर अगली बार कोई नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपने भाषण के दौरान बड़े बड़े आरोप किसी पर लगाए तो आपको उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और पुख्ता सबूत देखे बिना अपने मन में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। पद्म पुरस्कार भारत का एक बड़ा नागरिक सम्मान है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बीते कई दशकों में पद्म पुरस्कार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठते रहे हैं क्योंकि अक्सर
पद्म पुरस्कारों के वितरण के बाद फिक्सिंग के आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि इस देश के तमाम जाने माने जो लोग हैं, जिनके जो रसूखदार लोग हैं, उनका हमेशा ये सपना रहता था कि उन्हें किसी न किसी तरीके से पद्म पुरस्कार मिल जाए। लेकिन इस बार पद्म पुरस्कारों को लेकर बहुत पारदर्शिता बढ़ती गई है और खास बात यह है कि इस बार पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों के प्रोफाइल को प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है। इस बार 3 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 72 पद्मश्री दिए गए हैं। इनमें से 43 पुरस्कार आज दिए गए हैं और बाकियों को बाद में दिया जाएगा। और खास बात यह है कि इस बार दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार नहीं मिला है। इससे पहले कुल मिलाकर 803 दिल्ली वासियों को पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। यानी अब तक कुल 18% पद्म पुरस्कार दिल्ली वालों को मिले थे। लेकिन इस बार पद्म पुरस्कारों ने दिल्ली से परहेज किया है। खुशी की बात यह है कि इस बार बहुत सारे सामान्य और आम लोगों को भी पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। बहुत सारे अनसंग हीरोज यानी अनजाने नायकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ऐसे नायक हैं, ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मीडिया में छपता नहीं, मीडिया इन तक पहुंचता नहीं, क्योंकि इनमें ग्लैमर नहीं है। ये बड़ी बड़ी PR एजेंसीज को हायर नहीं कर सकते, इनके पास मीडिया का बजट नहीं है और ये अपनी पब्लिसिटी नहीं करते। इनमें से कुछ थोड़े से व्यक्तियों के बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं, आपको अच्छा लगेगा। इस बार केरल की लक्ष्मी कुट्टी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अपनी अच्छी याददाश्त की वजह से लक्ष्मी कुट्टी ने 500 आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार की हैं। लक्ष्मी कुट्टी ने अपने जीवन काल में इन दवाओं की मदद से हजारों ऐसे लोगों की जान बचाई है जो सांप के काटने की वजह से मृत्यु के बेहद करीब थे। लक्ष्मी कुट्टी आज भी ताड़ के पत्तों की बनी झोपड़ी में रहती हैं। इसके अलावा गरीबों के लिए अस्पताल चलाने वाली सुभाषिनी मिस्त्री को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सुभाषिनी मिस्त्री ने 20 वर्ष तक मजदूरी की और दूसरों के घरों में काम करके पैसा इकट्ठा किया और फिर इसी पैसे से गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवाया। ये 55 बेड्स का अस्पताल है और इसमें 10 ICU बेड्स भी शामिल हैं। इस अस्पताल में हर वर्ष हजारों गरीबों का इलाज बिना किसी पैसे के, बिना किसी फीस के किया जाता है। 23 वर्ष की उम्र में ही सुभाषिनी मिस्त्री विधवा हो गई थी क्योंकि उनके पति को सही इलाज नहीं मिल पाया था। इसलिए उन्होंने अस्पताल बनाया और गरीबों की मदद का संकल्प लिया। आपने देखा होगा दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के नामचीन डॉक्टरों को ही इससे पहले पद्म पुरस्कार दिए जाते थे। ये डॉक्टर बड़े बड़े 5 स्टार अस्पताल चलाते थे, बड़े बड़े 5 स्टार अस्पतालों के मालिक थे, बड़े बड़े नेताओं का इलाज करते थे और बहुत प्रभावशाली माने जाते थे, सत्ता के करीब रहते थे, इसीलिए इन्हें पुरस्कार मिल जाया करते थे। लेकिन इस बार कुछ खास लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की वी ननामल को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वी ननामल की आयु 98 वर्ष है, 98 ईयर्स। इन्हें भारत की सबसे वरिष्ठ योग शिक्षिका भी कहा जा सकता है। आज भी वी ननामल योग का अभ्यास करती हैं इस उम्र में भी और अपने साथ प्रतिदिन 100 छात्रों को भी योग सिखाती हैं। वी ननामल के 600 विद्यार्थी पूरी दुनिया में योग सिखा रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने योग की अलग अलग प्रतियोगिताओं में चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड में मेडल्स जीते हैं। 8 वर्ष की उम्र में वी ननामल ने अपने पिता से योग सीखना शुरू किया था और उनके पिता मार्शल आर्ट्स के विशेषज्ञ थे। भारत के पहले स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस के पूर्व प्रोग्राम डायरेक्टर मानस बिहारी वर्मा को भी पद्मश्री दिया गया है। लड़ाकू विमान की तकनीक के स्वदेशीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी रिटायरमेंट के बाद ये बिहार के ग्रामीण इलाकों में गरीब विद्यार्थियों को मोबाइल साइंस लैब्स के माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं। अब तक 300 स्कूलों के 1,20,000 विद्यार्थियों को इनकी पहल से लाभ पहुंचा है और बड़ी बात यह है कि उनके इस प्रयास से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में 70 से 80% का इजाफा हुआ है। इससे पहले आपने नोट किया होगा कि जब भी पद्म पुरस्कारों का ऐलान होता था तो दबी जुबान में ये चर्चा होती थी कि उन पुरस्कारों को लेकर फिक्सिंग होती है और जो लोग सरकार के करीब होते हैं, सरकार को खुश रखते हैं, ऐसे ही लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों ही इशारों में इन पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और इसीलिए इस बार पद्म पुरस्कारों को लेकर नई सोच अपनाई गई है। आपने बीते 2-3 वर्ष में देखा होगा कि कैसे पद्म सम्मान को लेकर भी सरकार ने एक पारदर्शी सिस्टम तैयार किया है
और इस पारदर्शी सिस्टम की वजह से अब देश के दूर सुदूर इलाकों में समाज के हित में अपनी जिंदगी खपा देने वाले लोगों को भी सामने। और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। 1916 में आज ही के दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पहली बार प्रकाशित किया था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को विज्ञान के सिद्धांतों का आधार माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिक विज्ञान यानी मॉडर्न फिजिक्स का जनक माना जाता है। 4 साल की उम्र तक आइंस्टाइन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन इसके बाद वो अपनी हर मुश्किल को जीतकर 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक बन गए। आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है। वर्ष 2018 की हैप्पीनेस रिपोर्ट आ चुकी है और इसके मुताबिक फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड दुनिया के 5 सबसे खुश रहने वाले देश हैं, जबकि अफ्रीका का देश बुरुंडी, साउथ सुडान, तंजानिया और यमन दुनिया के सबसे दुखी देशों में शामिल है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक खुशी के मामले में भारत का नंबर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे आता है। दुनिया के 156 देशों की इस लिस्ट में भारत 133वें स्थान पर है और पिछले वर्ष भारत 122वें नंबर पर था। और आज वर्ल्ड स्पैरो डे है। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहा जाता है। यह चिड़िया 8 से 10 के समूह में रहना पसंद करती है और 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। हालांकि अब ये शहरों में बहुत कम दिखाई देती है और इसकी वजह है कीटनाशकों का इस्तेमाल और मोबाइल टावर्स की बढ़ती संख्या। अब हमारी जो अगली पीढ़ियां होंगी उन्हें शायद ये गौरैया चिड़िया सिर्फ किताबों में ही देखने को मिलेगी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और राजनीति की सड़क पर अचानक यू टर्न लेने वाले नेताओं से हमेशा सावधान रहिए। नमस्कार।